नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नए कृषि कानून पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। सीएम ने नए कानून को बताया किसानों के लिए लाभदायक। कहा, बिहार में प्रभावी तरह से काम कर रहा कानून। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी के सचिव की अच्छी पहल। ठंड को देखते हुए कई चौक चौराहों पर सचिव ने की अलाव की व्यवस्था। ठंड से मिलेगी लोगों को राहत। आरपीएफ ने बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को किया रेस्क्यू। आरपीएफ ने 6 नाबालिगों को किया बचाया। आरपीएफ ने रांची चाइल्ड लाइन को सौंपी नाबालिगों की जिम्मेदारी। लातेहार में तेज रफ्तार का दिखा कहर। ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने से ट्रैक्टर सवार 2 व्यक्ति गिरकर हुए घायल। इलाज के लिए रिम्स ले जाते समय एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों के इस आंदोलन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में ऐसा कानून साल 2006 से ही प्रभावी है। यहां के किसानों को प्रोक्योरमेंट में कोई परेशानी नहीं हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार में पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू की है और आज ये प्रभावी तरह से काम कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि वो इस मामले पर स्थिति को स्पष्ट कर देगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि बातचीत से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है। अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात आप जानते हैं, जो बात चल रही है, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं, बिहार लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच में बातचीत हो जाए। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ लगातार देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कल अपने बयान में कृषि जो बिल है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में यह कानून जो है, इस तरह का कानून 2006 से लागू है। बिहार में पैक्स का स्थापना हुआ था 2006 में। उसके माध्यम से जो किसानों से जो फसल खरीदी जाती है वो एक सरकारी रेट पे खरीदी जाती है। ठीक इसी तरह का ये बिल है और सरकार और किसानों के बीच एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए। बात के बाद ये मसला जो है सुलझेगा कि आखिर बीच में कम्युनिकेशन गैप कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है किसानों से बात करे और इस समस्या का समाधान करे। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में 2006 से ही पैक्स की स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से जो किसानों की जो फसल है एक निर्धारित कीमत के अनुसार खरीदी जाती है और साथ ही पैक्स के माध्यम से ही किसानों को सस्ते दर में बीज और खाद और जो भी कृषि से संबंधित चीजें हैं उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, इस दौरान नीतीश कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस लेने के मोड में नहीं है। तो कैसे ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी? कैसे किसान और केंद्र सरकार के बीच में संतुलन स्थापित हो पाएगा? जी, सबसे बड़ी बात है, अभी देखने की जरूरत है कि आखिर इस कृषि बिल में क्या है। अगर इस कृषि बिल को देखें तो किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो किसान डायरेक्ट मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थक मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार जो है अपराध घोषित करे।
यही किसान लगातार मांग कर रहे हैं। और किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी लिखित रूप से इस तरह का निर्देश नहीं दिया गया है, यानी कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद जो बिचौलिए हैं या जो किसानों के अनाज को खरीदेंगे वो अपने से मूल्य निर्धारित कर देंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और इसका कम्युनिकेशन गैप का जो सॉल्यूशन है वार्ता से ही सफल होगा, यानी कि किसानों और सरकार के प्रतिनिधि के बीच एक सफल वार्ता होने की जरूरत है, क्योंकि वार्ता के कारण बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही लगातार किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत करें, बातचीत से सारी बातें साफ हो पाएंगी, लेकिन किसानों को कैसे राजी किया जा सकता है ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए, क्योंकि किसानों के माध्यम से विपक्ष भी लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो अभी कृषि बिल है उसमें साफ तौर पे लिखित कोई भी चीज नहीं दिया गया है और किसान डायरेक्ट लिखित मांग रहे हैं। किसानों की मूल मांग है कि जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है किसी भी फसल का, उससे कम कीमत पे अगर कोई खरीदता है तो उसको अपराध घोषित करे सरकार। जी तो बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना है कि किसानों की मांग है कि वो लिखित में आश्वासन चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो क्या आगे चल के केंद्र सरकार लिखित में आश्वासन दे पाएगी किसानों को? जी, तो देखने वाली बात होगी कि किसानों की मांग को जो केंद्र सरकार है कहां तक मानती है, लेकिन जिस तरह का आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है उससे यह कहना ये होगा कि किसान की जो मांग है सरकार कहीं ना कहीं मांगेगी। और किसान जो है अपनी मांगों में ये भी वो कह रहे हैं कि कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और साथ ही एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे, यानी एमएसपी जो न्यूनतम समर्थक मूल्य होता है उस पर सरकारी दर लागू रहे। तो ये मांग डायरेक्ट किसानों की ओर से है, जहां जो सरकार के प्रतिनिधि हैं इस मामले को आपसी बातचीत करके हल निकालना चाहिए, लेकिन ये सामने हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, हालांकि बातचीत करने से मामले का हल निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में पूजा अर्चना करने पहुंचे और फिर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें विधि व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर गेस्ट हाउस में चर्चा की गई। आपको बता दें कि बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धरोमगाड़ में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय संथालियों के 20वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन सह राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं इस साल कोरोना को देखते हुए भव्य आयोजन करने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। इसी के साथ 2 दिवसीय 29 और 30 नवंबर तक चलने वाले इस राजकीय महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। वहीं सीएम सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ गुरु नानक के 551वें प्रकाश पर्व को लेकर राज्य की जनता को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को देखते हुए इस बार लोग एहतियात के तौर पर त्योहार मना रहे हैं। इसको लेकर यहाँ आज कोई मेला या भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका है और मुझे लगता है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक जी का 551 ये दिवस का त्योहार भी चल रहा है। आज वहां पर भी काफी लोग इस वैश्विक महामारी को लेकर सतर्कता के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बख्तियारपुर पहुंचे, जहां सीएम का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के बड़ी ठाकुरबाड़ी परिसर में मंदिर के साथ साथ राधा कृष्ण की नवनिर्मित मूर्ति और धर्मशाला का भी लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम अपने पैतृक आवास भी पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका भव्य तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत की।
झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने भिलाई जाने के क्रम में रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और ग्रामीण पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की, जहां बादल पत्रलेख ने झारखंड सरकार और पार्टी स्तर पर किए जा रहे कार्यों के विषय में स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी। इसी के साथ ही टीएस सिंहदेव को झारखंड आकर देवघर और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी निमंत्रण दिया। इस दौरान बादल पत्रलेख ने कहा कि टीएस सिंहदेव को मैं अपने अभिभावक समान मानता हूं। और वहीं उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का शुभारंभ सोमवार को हो गया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान उद्घाटन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस रोड के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क राजधानी पटना में प्रवेश किए बगैर ही हो पाएगा। राज्य सरकार की इस बहुप्रतीक्षित योजना के शुरू होने का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था। बता दें कि इस रोड की लंबाई 12.27 किलोमीटर है, जिसे बनाने के लिए करीब 1289 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि इस रोड के बनने से राजधानी पटना में सड़कों पर होने वाले रोजाना ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके बाद अब उत्तर बिहार से दक्षिण की तरफ आने जाने वाली गाड़ियां पटना से आसानी से बाहर से ही एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करते हुए निकल पाएंगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर काम 2013 में शुरू हो गया था और अब 7 साल बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया है। एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क था, उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर पहली बार सोचा कि, और उसके बारे में जो भी अधिकारी आए सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा ही, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया रोड ओवर ब्रिज तो उसके बाद लिंक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत। और हजारीबाग में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी के सचिव ने एक अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि सोसाइटी के सचिव चंद्र प्रकाश जैन ने कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। बता दें कि ये सुविधा फिलहाल अनवरत चलती रहेगी। और सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्हा अलीमगढ़पुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर सनकी पति की हैवानियत सामने आई है। आपको बता दें कि सनकी पति अवधेश चौधरी ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को धारदार हथियार से काट डाला, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। घटना सोमवार की रात करीब 12 बजे की है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। वहीं बताया जा रहा है कि सनकी पति अवधेश चौधरी ने खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसका इलाज सिवान पुलिस कस्टडी की निगरानी में चल रहा है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि सनकी पति नशे की हालत में चूर था। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगा, जो बातों में पति ने पत्नी समेत अपने पूरे परिवार को धारदार हथियार से काट डाला। वहीं स्थानीय समाजसेवी ने श्रीनिवास यादव ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है और शराब की बहार है। पति ने शराब पीकर ही इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि आज बिहार में घर शराब की बिक्री हो रही है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से जांच करेगी तो जरूर सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि अभी तक सनकी पति की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस भी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। क्या के कारण हो कि हम बाहर गए घूमने, घर गेट खोलकर, ठीक 1 किलोमीटर लगभग नहीं गए, थोड़ा 1 किलोमीटर, उसको हवा देह में प्रवेश हुआ और उसके बाद उस समय बुझा के जो आगे मिले उसको मार दें। टांगुली हमारे हाथ में पिले जी, परिवार मिले, जितने बच्चे मिले सबको मार दिए। उसके बाद
एक को पटक दिए रोड पर, एक को गेट पर चलाए ईटा, गेट ढकले नहीं खुले। इसके बाद पाँव पर गए, नंबर लिए, वहां से ईटा में पुलिस से उठा दी। इसका दिमाग अच्छी था, ही अपना रात को उठा, परिवार को मार दिया टांगे से। पुलिस के सूचना हुआ, पुलिस गई, 3 गो स्पॉट पर मरा हुआ था। 3 गो को उपचार के लिए यहाँ लाए, अस्पताल से रेफर किया सिवान में एक आके डेथ हो गया, 2 गो पटना रेफर किया गया। और उनके 5 लड़का लड़की है, उनकी एक पत्नी है, उनका हस्बैंड, वो अपना बाल बच्चा को जितने भी है, 3 लड़का 2 लड़की, एक पत्नी, उनको मारे हैं। मारे हैं क्या? गोली से मारे हैं? नहीं, वो डंटे या खुशी से मारे हैं। ना नशा तो नहीं वो करते थे। मार करके मतलब कि मौत के घाट उतार दिए। अच्छा, कारण क्या रहा है? हम कारण इतना नहीं बता सकते हैं, कारण उन लोगों में कुछ नहीं था, ऐसे ही पता ना उनका माथा में क्या हो गया। नशे में से क्या है? ना नशा तो नहीं कर सकते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अलीमर्दनपुर का ये पूरा मामला, जहां एक सनकी पति की हैवानियत सामने आई है, 6 लोगों पर, अपने ही घर के 6 सदस्यों पर पति ने हमला किया, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए, ये सुबह सिवान के लिए एक शर्मनाक घटना है। ये कहा जा सकता है कि जो हैवानियत जिस तरह से दिखाया है पति ने, एक साथ परिवार के पूरे लोगों को धड़ाधड़ हथियार से काट देना और उसमें भी 4 लोगों की मौत हो जाना, ये बहुत बड़ी खबर है सिवान के लिए। और प्रशासन को सूचना मिली, हालांकि प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा है, लोगों जो है वहाँ के स्थानीय मुखिया और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके द्वारा सूचना दिया गया। उसके बाद 12 बजे के करीब में पुलिस वहाँ पहुंची, जिसके बाद उस 100 को अपने कब्जे में लेकर और जो लोग घायल थे उसको सिवान सदर अस्पताल भेजने का काम किया प्रशासन। लेकिन सिवान सदर अस्पताल आते आते भी एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि जो संकीर्त पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अपने कस्टडी में उस पति का भी इलाज चल रहा है। ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पति भी जहरीली शराब खा चुका है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पति किस कारण से अपने पत्नी समेत पूरे बच्चे पर हमला किया, जो कि बच्ची जो 17 साल की है उसकी भी मौत हो गई है और बाकी जो लोग हैं वो पटना रेफर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि उसकी पत्नी और एक बच्ची पटना में इलाजरत है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालांकि पति ने साफ तौर पर जब मीडिया के सामने उससे पूछा गया, मीडिया के कैमरे उसके सामने पड़ा, तो वो रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि हम ये घटना को अंजाम किस तरह से दिए हैं। मुझे अचानक ऐसा समझ में आया कि कोई मुझे मारने आ रहा है, इसी कारण से मैंने धड़ाधड़ हथियार उठाया और इसको मारने की कोशिश की, लेकिन सामने पति पत्नी और बच्चे आ गए। तो ये एक बहुत ही लुभावनी बात है, पति जिस तरह से ध्यान दे रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पति जरूर अगर जांच हो, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जांच करे तो शराब के नशे में था या फिर कारण क्या था, मानसिक रूप से वो प्रेरित था, ये अभी जांच का विषय है। सामने इस तरह का मामला अभी नहीं आ पाया, लेकिन पुलिस इस पूरे बिंदु को जांच करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल विजय, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस तो खैर तमाम बिंदुओं की पर जांच कर ही रही है, लेकिन इस दौरान जो स्थानीय जो निवासी हैं, जो विधायक जो समाज सेवी हैं श्रीनिवास जी, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा बिहार में जबकि शराबबंदी है लेकिन फिर भी खुलेआम सरकार शराबबंदी पर कोई रोक नहीं लगा रही, शराब की बिक्री लगातार जारी है। इसको लेकर के उन्होंने सवाल के घेरे में खड़ा किया सरकार को, क्या वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराब बिल्कुल खुलेआम बिक रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने इस सवाल को खड़ा किया है, ये वाकई में सही बात है कि बिहार में शराब को बंदी कहा जा रहा है कि है, लेकिन अगर हकीकत अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। घर घर होम डिलीवरी हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, डेली इस तरह की खबरें आ रही है कि बिहार में यहाँ पे शराब भारी मात्रा में बरामद किया गया है। तो ये मामला जो जिस तरह से श्रीनिवास यादव ने ये सवाल खड़ा किया है, वाकई में ये एक बड़ी सवाल है कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम की है, शराब घर घर बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है। कहीं ना कहीं
शराब के नशे में भी इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है। बिल्कुल विजय, ये बहुत बड़ी बात है कि शराब प्रतिबंधित है बिहार में, शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लगातार शराब खुलेआम बिक रही है और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल सरकार पर लगातार खड़े हो रहे हैं, सरकार क्या कुछ आगे फैसला लेगी, सरकार किस तरीके से नियंत्रण करेगी इन मामलों को, कैसे शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा पाएगी सरकार? बिल्कुल, देखिए सरकार जिस तरह से आदेश दिए कि पूरे बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंदी है, लेकिन जो जिले में, हर एक जिले में, ये सिवान की ही बात नहीं हम कर रहे हैं, हर जगह इस तरह की जो शराब की बिक्री जो चल रही है, घर घर बेची जा रही है, ये शराब पर सरकार पाबंदी किस तरह से लगाम लगाएगी, ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है इसकी जिम्मेवारी है। हालांकि दबी जुबान ये भी कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन को पूरी बात मालूम है कि कहाँ पे शराब बेची जाती है, कौन बेचता है, ये सारी बातें पुलिस के संज्ञान में रहता है। उसके बावजूद भी इस पर पाबंदी नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में दोषी है। जी बिल्कुल विजय, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में दोषी साबित हो रहा है, लेकिन चूंकि आपने बताया कि दो लोग जो आरोपी है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, अभी भी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, क्या इस दौरान इनके द्वारा कोई बयान दिया गया है? क्या कुछ पूरा विवाद था? किन विवादों के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया? देखिए ये बड़ी बात है, अभी तक तो दोनों की तरफ से किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं आया है। हालांकि जैसे ही इसकी स्थिति जो था नाजुक था, इन दोनों को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, क्योंकि मीडिया जैसे ही पहुंची वहां पे उससे पहले ही इन दोनों को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। लेकिन उसके पति को, जो है पति है, उस सदर अस्पताल, सिवान के सदर अस्पताल में है और उसको वहां पे पुलिस के कस्टडी में इलाज किया जा रहा है। तो अभी तक ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि वो जो उसकी पत्नी है और एक जो उसकी पुत्री है, वो पटना के पीएमसीएच में भी उन दोनों का इलाज चल रहा है। यह स्पष्ट तभी हो पाएगा जब वो दोनों का बयान सामने आएगा कि आखिरकार ये मामला पूर्णतः कैसे पकड़ लिया, क्या वाकई में जो अंधविश्वास की बात किया जा रहा है कि अंधविश्वास इसके कारण इस तरह का बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, या फिर क्या मानसिक रूप से पहले से इस तरह से जो ये पति है वो पहले से मानसिक तौर पे ये खराब था, या फिर शराब के नशे में इस तरह की बड़ी घटना का अंजाम दिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि अभी तक बयान आना बाकी है। बयान आने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या विवाद है, किस तरह से विवाद हुआ कि इस तरह की बड़ी घटना सामने आ गई। जी बिल्कुल विजय, तो ये बहुत गंभीर मामला है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां जमशेदपुर पोर्ट का हेसरा पंचायत के नाचो साई पहाड़ी की शुद्धिकरण को लेकर लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पुजारी के साथ पहाड़ों की शुद्धिकरण कार्य किया। किसी भी हाल में लोडिंग कंस्ट्रक्शन को पहाड़ी लीज नहीं किए जाने के लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि हेसरा पंचायत के नाचो साई में लीडिंग कंस्ट्रक्शन को पहाड़ी लीज के रूप में खनन विभाग द्वारा दिया जा रहा था। इसके तहत खनन कार्य जारी था। इसी बीच ग्रामीणों ने फर्जी ग्राम सभा का हवाला देते हुए पहाड़ी का लीज नहीं दिए जाने और पहाड़ी के खनन का विरोध किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी हाल में हम पहाड़ी का खनन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ये हमारा पूजा स्थल और जाहिर स्थान है, इसलिए हम लोग इस पहाड़ी का खनन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने लीडिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य को बंद कराकर आज पहाड़ी को पूजा की उपस्थिति में शुद्धिकरण का कार्य करवाया। वहीं इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा से लैस होकर लीज के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और विरोध प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर पहाड़ी नहीं देंगे जैसे नारों के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं लीडिंग कंस्ट्रक्शन के लोगों के द्वारा कुछ ग्रामीणों के ऊपर 5 लाख की रंगदारी मांगने का केस कोतवाली थाने में किए जाने पर ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। कितने लंबी जेल तुम्हारी। आज नाचसाई जाहिर थान में जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम समापन हुआ, यह इस नाचसाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऋतु में
528 प्लॉट नंबर पे पिछले कई वर्षों से लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा और सरकार के पुलिस प्रशासन और प्रशासन के मिलीभगत से इस साधन घुटू जाहिरदान को उजड़ने का काम किया। ठेकेदार है ना, पिछले बार उसको तो सारा कागज से खारिज किया गया, 9 परिवार से लीज लिया, माइनिंग ऑफिसर का लीज भी खारिज था, अंचल अधिकारी ने का सत्तापन भी खारिज हुआ। उसके बावजूद आज जब इतने सारे संघर्ष को आज नाचोसाई के लोग लगातार लड़ते रहे सिलसिलेवार, और उसके बावजूद ग्राम सभा में हस्ताक्षर करके उसका मशीन ले जाने का था, और ग्राम सभा ने कहा जो मशीन ले गए कभी हमको चोरी में फंसाओगे। जब अभी हम कुछ नहीं बोले हैं तो 5 लाख रुपया का रंगदारी मांग रहे हो, बोल के हमको केस कर दिए हो। ये केस उसको खारिज करना पड़ेगा, और नहीं तो ये थाना को, दोनों थाना को तो घेरना पड़ेगा कि भाई आप पोटका प्रखंड में शेड्यूल एरिया में वैसे चोरी डकाती चुंगी लेने वालों को पहले पकड़ो और ग्राम सभा से आप उसका लिखित सत्यापन ले लो कि ये गांव के चोर हैं, ये गांव के रंगदार। और लातेहार जिले के बालूमाट टंडवा मुख्य मार्ग में गोलीटांड मंदिर के पास हुए एक हादसे के चलते आपको बता दें कि यह हादसा अनियंत्रित ट्रैक्टर से गिरकर 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए इस पूरे हादसे में। वहीं घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक ट्रैक्टर से नीचे गिरकर चक्के के नीचे दब गए। घायलों में बालूमाट के शेरगढ़ा निवासी संदीप यादव, राजकुमार उरांव शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बालूमाट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया, जिसमें घायल संदीप यादव की रिम्स में ले जाने के दौरान मौत हो गई। और मधेपुरा में किसान आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में मधेपुरा के कॉलेज चौक पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। किसान जब शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिसे हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर मुरारी ने कहा कि किसान के समर्थन में हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार इस बिल को वापस ले, नहीं तो हम लोग मधेपुरा से दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई जो जा रहे थे उसके ऊपर जो लगातार अंग्रेजों से भी जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, यह बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है। जो किसान हम लोगों को अन्न उपजा करके हमारे पूरे देश को अन्न देते हैं, उस किसान के साथ यह मोदी सरकार जो शायद इतनी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।